प्रिय विद्यार्थियों, व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की ये कड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में हम आधुनिक गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो परीक्षार्थी एसटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, रिट की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की कर रहे हैं, चाहे नेट, जेआरएफ, यानी कि जिनका विषय हिंदी है, हिंदी लिटरेचर की जो तैयारी, जिनको तैयारी की आवश्यकता है, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास, हिंदी साहित्य की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो तथ्य आधुनिक गद्य से संबंधित है, हिंदी साहित्य के बहुत ही खास हैं। इसी तरह के तथ्यों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी आधार पर ये तथ्य तैयार किए गए आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे ताकि कहीं कोई जानकारी छूट न जाए। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यदि आप ये जानकारी हार्ड कॉपी के रूप में, पुस्तक के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए पुस्तक उपलब्ध है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लेखिका उर्मिला। इस जानकारी को आप हार्ड कॉपी यानी कि पुस्तक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9873930334। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पुस्तक से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी है, आपको पता ही है। वीडियो देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। एक बार इस पुस्तक को पढ़िएगा अवश्य। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। साथ ही लाइक भी कर दीजिए, यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। हिंदी गद्य का पुराना रूप राजस्थानी गद्य है। पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है कि हिंदी गद्य का जो पुराना रूप है वो राजस्थानी गद्य है। प्रश्न इस तरह आएगा कि हिंदी गद्य का पुराना रूप क्या है? राजस्थानी गद्य। अगला है सन 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेंजली ने की थी। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। इसी में से कई प्रश्न बन जाएंगे, कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। 2 प्रश्न बन गए। और किसने की थी? लॉर्ड वेंजली ने। देखिए इसी छोटी सी एक पंक्ति है और इसी में 3 प्रश्न बन गए हैं और ये तीनों ही प्रश्न घुमा फिरा के बहुत बार आ चुके हैं। अगला है उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति मुल्ला वजीही कृत सबरस है। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति कौन सी है? सबरस है। तो किसके द्वारा रचित है ये सबरस? मुल्ला वजीही के द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली गद्य में रानी केतकी की कहानी, जिसका जो रचना काल है 1800 से 1808 की रचना इंशाह अल्लाह खान ने की थी। ये हास्य प्रधान कहानी है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इस तरह प्रश्न आएगा, कौन है? इंशाह अल्लाह खान। और ये कैसी रचना है? ये हास्य प्रधान रचना है, ठीक है। और खड़ी बोली गद्य में है। देखो यहाँ भी कई प्रश्न बन गए हैं। अगला है कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 में हुई थी। कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में हुई थी। ये जो सन है ये महत्वपूर्ण है, इनको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं।
गिलक्राइस्ट रोमन लिपि के पक्षधर थे। इस तरह प्रश्न आएगा कि रोमन लिपि के पक्षधर निम्न में से कौन थे। कई विकल्प होंगे, हो सकता है जॉर्ज ग्रियर्सन हो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो, या फिर गिलक्राइस्ट हो, या कोई और हो। तो हमें किसका चुनना है? गिलक्राइस्ट को चुनना। रोमन लिपि के पक्षधर कौन थे? गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित विद्वान थे, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज में किन किन विद्वानों ने कार्य किया था, कौन उससे संबंध रखते थे? उनमें कौन है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, नरसिंह मधुसूदन, इंद्रदेव आदि। ये प्रश्न इस तरह आ सकता है, निम्न में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है? तो इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। कौन कौन, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। लल्लूलाल, सदल मिश्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, नरसिंह मधुसूदन, इंद्रेश्वर, ये क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। लल्लूलाल आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। निम्न में से कौन गुजराती ब्राह्मण था जो आगरा में रहता था? कौन था? लल्लूलाल। लल्लूलाल आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। लल्लूलाल की नियुक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज में 1802 में हुई थी। कब इनकी नियुक्ति हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज में, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी? 1802 ईस्वी में लल्लूलाल की नियुक्ति हुई थी। ठीक, कहाँ हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में। सदल मिश्र बिहार आरा के रहने वाले थे। लल्लूलाल कहाँ के थे? आगरा के गुजराती ब्राह्मण थे। और सदल मिश्र जो फोर्ट विलियम से संबंधित थे। और आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के 4 जो प्रमुख नायक थे, उनमें सदल मिश्र और लल्लूलाल को स्थान दिया है। आगे 2 और उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो जो सदल मिश्र थे वो बिहार के आरा के रहने वाले थे। ठीक है, आगे देखिए। मुंशी सदाशुक्ल लाल नियाज दिल्ली के थे। जो अभी मैंने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक हिंदी गद्य के जो 4 प्रमुख नायक थे, लल्लूलाल और क्या है, सदल मिश्र, और अगले कौन है? सदाशुक्ल लाल नियाज। ये दिल्ली के रहने वाले थे। कहाँ के थे? दिल्ली के रहने वाले। जो अंतिम चौथा बच गया वो कौन है? इंशाअल्लाह खां। कौन है? इंशाअल्लाह खां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन 4 को आधुनिक हिंदी गद्य के प्रमुख नायक माना है। आगे है, सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में मदन मोहन मालवीय ने नागरी लिपि को प्रतिष्ठा दिलाई। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका, लगभग हर परीक्षा में, कि किसने कचहरियों में नागरी लिपि को प्रतिष्ठा दिलवाई? तो कौन होगा? मदन मोहन मालवीय। कब दिलवाई? 1900 ईस्वी में। ठीक है, 2 प्रश्न बन गए इसी पंक्ति में। अगला है, बंगदूत पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। बंगदूत पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। पत्र का क्या नाम था? बंगदूत। अगला है, बंगदूत जिसका प्रकाशन 1829 में हुआ था, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला व फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। कितनी भाषाओं में प्रकाशित होता था? 4 भाषाओं में। कौन कौन सी 4 भाषाएं हैं? हिंदी, अंग्रेजी, बंगला व फारसी। और कौन सा पत्र? बंगदूत। किसका पत्र ये? राजा राम मोहन राय का। कब निकाला था? 1829 में। देखिए कितने सारे प्रश्न बन गए। अगला है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू भाषा के पक्षधर थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस भाषा के पक्षधर थे? उर्दू भाषा के। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत हिंदी के पक्षधर थे, समर्थक थे। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। ये प्रश्न आ चुका है और आपको बताना चाहूँगी ये प्रश्न मेरा आते हुए गलत हो गया था। ठीक है, राजा लक्ष्मण किस प्रकार की हिंदी के समर्थक थे? सही उत्तर होगा संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे। अगला है, खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 आचार्य। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 आचार्य यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनको प्रमुख स्थान दिया है। आधुनिक गद्य के तो 4 नायक कौन है? तो कौन कौन है बताया था मैंने अभी, वही आ गया है। मुंशी सदाशुक्ल लाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लूलाल और सदर मिश्र। ये चारों ये क्या है? आधुनिक खड़ी बोली गद्य के प्रमुख 4 नायक हैं। सदल मिश्र की भाषा में पूर्वी वन है। क्या है इनकी भाषा में? पूर्वी वन। किसकी भाषा में पूर्वी वन? इस तरह प्रश्न आया हुआ है, तो उत्तर होगा सदल मिश्र।
आगे आगे चलते हैं। जानकारी अच्छी लग रही है ना? यदि आपको अच्छी लग रही है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। आगे है, मुंशी सदाशिव लाल की भाषा सहज और प्रवाहमयी है। सदाशिव लाल जी की भाषा कैसी है? सहज है, प्रवाहमयी है। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। ये प्रश्न भी आ चुका है कि किसका दूसरा नाम उदयभान चरित है, कौन उदयभान चरित के नाम से जाना जाता है? तो रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। आरफान प्रेस की स्थापना मिर्जापुर में हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? आरफान प्रेस की। कहाँ हुई थी? मिर्जापुर में। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका शीर्षक से बिहारी सतसई की टीका लिखी। बिहारी सतसई, जिसके बारे में आप जानते हैं, रीतिकालीन सिद्ध कवि बिहारी जी की रचना बिहारी सतसई। इसमें लगभग 713 दोहे हैं जो विभिन्न विषयों से संबंधित है और एकमात्र पुस्तक के बल पर इन्होंने समृद्धि पाई है। इन्होंने एक ही रचना लिखी थी और इसी के बल पर ये प्रसिद्ध हुए। राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। जयपुर नरेश राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। इसी बिहारी सतसई के ऊपर टीका लिखी है लाल चंद्रिका नाम से। किसने लिखी है? लल्लू लाल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत राजा भोज का सपना मीसीएम टक्कर के निबंध का अनुवाद है। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का क्या है? राजा भोज का सपना। ये मीसीएम टक्कर के निबंध का अनुवाद है। फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दतासी पेरिस में हिंदुस्तानी व उर्दू के अध्यापक थे। फ्रांसीसी विद्वान, फ्रांस के जो विद्वान थे गार्सा दतासी, वो पेरिस में हिंदुस्तानी व उर्दू भाषा के अध्यापक थे। ठीक है, गार्सा दतासी ने हिंदी को भद्दी बोली कहा है। निम्न में से किसने हिंदी को भद्दी बोली कहा है? तो क्या होगा? गार्सा दतासी। ठीक है, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना भारतेंदु जी ने 1873 में की थी। कब की थी? 1873 में। किसकी स्थापना की थी? पेनी रीडिंग क्लब की। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। इसको इन्होंने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है जो 1882 में लिखा गया था। ठीक है, सभी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग उपन्यासों को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। उसी कड़ी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसको, कौन से उपन्यास को प्रथम माना है? पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। ये किसके हैं? भारतेंदु जी के हैं। ठीक है, भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। हिंदी साहित्य में देवकी नंदन खत्री तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक है। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? देवकी नंदन खत्री। ठीक है, जिन्होंने चंद्रकांता संतति उपन्यास लिखा था। चंद्रकांता संतति उपन्यास के विषय में लगभग सभी जानते हैं। कितना प्रसिद्ध उपन्यास था? तिलस्मी उपन्यास था। तो उसके रचयिता कौन थे? देवकी नंदन खत्री। और तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन है? देवकी नंदन खत्री। जासूसी उपन्यास की परंपरा का श्री गणेश गोपाल राम गहमरी ने किया। वो था तिलस्मी अय्यारी उपन्यास और ये क्या है? जासूसी उपन्यास। जासूसी उपन्यासों का की जो परंपरा थी उसका आरंभ उसका श्री गणेश गोपाल राम गहमरी ने किया था। किसने किया था? गोपाल राम गहमरी ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जनक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। देखिए 3 चीजें आ चुकी हैं। एक है कि तिलस्मी अय्यारी उपन्यास,
जिसके प्रवर्तक कौन है? देवकीनंदन खत्री। दूसरा है जासूसी उपन्यास, जिसके प्रवर्तक है गोपाल राम घेमरी। और तीसरा है ऐतिहासिक उपन्यास, जिसके जनक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। इन तीनों को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही खास है ये। मुंशी प्रेमचंद का उर्दू में प्रथम उपन्यास प्रेमा तथा हिंदी में सेवा सदन है। उर्दू में उनका प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमा है। और हिंदी में मुंशी जी का प्रथम उपन्यास कब है? सेवा सदन है। ठीक है। सेवा सदन जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। इनका प्रथम प्रौढ़ उपन्यास माना जाता है। किसका? मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है। इनका एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? रूठी रानी, जो इतिहास की से संबंधित है। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य। कैसा है गोदान? ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्यात्मक उपन्यास है गोदान। कब लिखा था? 1935 ईस्वी में लिखा था। ठीक है। जो आगे है, मध्यम वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा उपन्यासकार उपेंद्र नाथ अश्क को कहा जाता है। किसको मध्यम वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा उपन्यास कहा जाता है? उपेंद्र नाथ अश्क को। या फिर मध्यम वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा उपन्यासकार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। श्री लाल शुक्ल कृत राग दरबारी उपन्यास रिपोतार्ज शैली में लिखा हुआ है। ये भी प्रश्न आ चुका है कि राग दरबारी कौन सी शैली में लिखा गया है? रिपोतार्ज शैली में लिखा गया है। किसका उपन्यास है? श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है। अमृतलाल नागर कृत मानस का हंस उपन्यास तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है मानस का हंस। किसके जीवन पर आधारित है? भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। तथा इनका खंजन नयन उपन्यास सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। इनका दूसरा उपन्यास है खंजन नयन, जो वात्सल्य सम्राट कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। खंजन नयन याद रखिएगा, खंजन नयन सूरदास जी के जीवन पर आधारित है और मानस का हंस ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। दोनों ही उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं। आगे बढ़ते हैं। गोपाल राम घेमरी अंग्रेजी के आर्थर कॉनन डॉयल जासूसी उपन्यास से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? आर्थर कॉनन डॉयल से, जो अंग्रेजी के उपन्यासकार थे। गोपाल राम घेमरी भी जासूसी उपन्यास थे और आर्थर कॉनन डॉयल भी क्या थे? जासूसी उपन्यासकार थे। ये गोपाल राम घेमरी जी इनसे प्रभावित थे। पांडे बेचैन शर्मा उग्र का चंद हसीनों के खतूत उपन्यास हिंदी का पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास है। ये प्रश्न इस तरह बन सकता है कि पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है? उत्तर क्या होगा? चंद हसीनों के खतूत। और किसका है चंद हसीनों के खतूत? पांडे बेचैन शर्मा उग्र का है। ठीक है। और पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऐसे भी आ सकता है, तब भी आप क्या कहेंगे? चंद हसीनों के खतूत। अगला है, ऋषभ चरण जैन पांडे बेचैन शर्मा की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार है। जो पांडे बेचैन शर्मा थे, इनकी जो परंपरा थी उसको विकसित करने वाले उपन्यास कौन है? ऋषभ चरण जैन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का सोना और खून उपन्यास 4 खंडों में लिखा गया है। चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है सोना और खून, कितने खंडों में लिखा गया? 4 खंडों में। इसके दूसरे खंड में 1857 की क्रांति का वर्णन है। बहुत ही खास बात है ये कि कौन से उपन्यास में 1857 की क्रांति का वर्णन है, तो क्या हो जाएगा? सोना और खून। और कौन से खंड में है? दूसरे खंड में। किसका उपन्यास है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री का। ठीक है। कितने खंडों में बांटा गया है? कितने खंडों में लिखा गया है? 4 खंडों में। कई प्रश्न बन गए हैं। अगला है, चतुरसेन शास्त्री द्विवेदी युग के साहित्यकार है। देखिए, इनको हमें याद करना पड़ेगा कि कौन से साहित्यकार कौन से युग के हैं। तो चतुरसेन शास्त्री हैं, ये द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। और दूसरी बात यह है कि इनको याद करने के लिए कि कौन सा साहित्यकार कौन से युग का है, कौन से लेखक कौन से युग में हुए हैं, तो इसके लिए आप उस पुस्तक को पढ़ें। पुस्तक में सभी कवि, सभी लेखक कौन से युग से संबंधित है,
क्रम से दिए हुए हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। और उनकी कौन कौन सी रचनाएं और किस काल से संबंधित है सारी जानकारी एक ही जगह दे रखी है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। आगे है भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास फ्रेंच उपन्यासकार अनातोल्य के थाया पर उपन्यास पर आधारित है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास है ये फ्रांच उपन्यासकार अनातोल्य के जो उपन्यास उनका थाया पर, उस पर आधारित है ये। गिरिराज किशोर का उपन्यास पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। पहला गिरमिटिया ये उपन्यास है गिरिराज किशोर का, और ये किसके जीवन पे आधारित है? महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। रांगे राघव का उपन्यास कब तक पुकारूं नटों की जिंदगी पर आधारित है। रांगे राघव ने उपन्यास लिखा था कब तक पुकारूं, और ये जो नट जाति है उसके जीवन पर आधारित है कब तक पुकारूं। ये प्रश्न भी आ चुका है कि निम्न में से नटों की जिंदगी पर आधारित उपन्यास है। उपन्यास के विकल्प दे रखे थे, उनका सही विकल्प का चयन करना था, तो इसका उत्तर क्या है? कब तक पुकारूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनर्विवाह उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा है। ये भी आ चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक पुनर्विवाह उपन्यास है, उसमें लोरिक चंदा की जो कथा है, लोरिक नायक और नायिका चंदा की जो कथा है उसको मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा है। आगे है वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का सर वाल्टर स्कॉट कहा गया है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का क्या कहा गया है? सर वाल्टर स्कॉट। या फिर सर वाल्टर स्कॉट किसको कहा गया है? वृंदावन लाल वर्मा को। कैसे भी आ सकता है ये प्रश्न। चतुरसेन शास्त्री ने गोली उपन्यास में राजस्थान की राजा महाराजाओं व दासियों के संबंधों को उकेरा है। निम्न में से किस उपन्यास में राजस्थान के राजाओं महाराजाओं और दासियों के संबंधों को उकेरा गया है? क्या है? गोली। किसका उपन्यास है? चतुरसेन शास्त्री का। और इसमें किसका वर्णन है? राजस्थान के राजाओं और दासियों के संबंधों का वर्णन है। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता 24 भागों में लिखा गया है। चंद्रकांता इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, 43वीं अयारी उपन्यास है। ये 24 भागों में है। चंद्रकांता उपन्यास दूरदर्शन पर भी प्रकाशित हो चुका है, इसका नाट्य रूपांतरण हो चुका है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने जोधपुर रियासत में न्यायाधीश के पद पर कार्य किया। कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि निम्न में से किसने न्यायाधीश के पद पर कार्य किया? तो किसने किया था? प्रताप नारायण श्रीवास्तव में, जो लेखक भी हुए हैं, ये जोधपुर रियासत में और न्यायाधीश के पद पर कार्य किया था इन्होंने। ठीक है, जोधपुर रियासत में किया था। किसने किया था? न्यायाधीश के पद पर कार्य प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने। भीष्म साहनी का तमस उपन्यास भारत विभाजन के समय भड़के सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। भीष्म साहनी का उपन्यास कौन सा है? तमस है। इसमें किसका वर्णन है? किस पे आधारित है ये? भारत विभाजन के आधार के समय भड़के सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। ठीक है, सांप्रदायिक दंगों पर। जोला प्रकृतिवादी उपन्यासकारों के जनक माने जाते हैं। कौन प्रकृतिवादी उपन्यासकारों के जनक है? जोला। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का पूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास इरावती है। 3 उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, तितली, कंकाल और इरावती। इरावती जो इनका उपन्यास है ये अपूर्ण रह गया, इसको पूर्ण नहीं कर पाए जयशंकर प्रसाद जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन ने बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास में वट वृक्ष को नायक बनाया है। नागार्जुन जी ने उपन्यास लिखा बाबा बटेश्वर नाथ, इन्होंने किसी पुरुष को नायक ना बना के वट वृक्ष को ही नायक बना दिया। कौन है बाबा बटेश्वर नाथ में नायक? वट वृक्ष। ठीक है। राजेंद्र यादव व उनकी पत्नी मन्नू भंडारी ने सहयोगी लेखन से उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान और 1 गैलन आंसू उपन्यास लिखे। राजेंद्र यादव, उनकी पत्नी मन्नू भंडारी जी बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं, और दोनों ने सहयोग से एक दूसरे का साथ देते हुए उखड़े हुए लोग,
एक इंच मुस्कान और एक गैलन आंसू उपन्यास लिखे। तीनों उपन्यास उन्होंने एक दूसरे के सहयोग से लिखी, ये उनके सहयोगी उपन्यास हैं। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास अनामदास का पोथा छंदोग्य उपनिषद पर आधारित है। अनामदास का पोथा किस पे आधारित है? छंदोग्य उपनिषद पर आधारित है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये कई बार आ चुका है ये प्रश्न अनेक परीक्षाओं में। मैं सब इसलिए बता रही हूँ कि ये अनेक बार कैसे आ चुका है। देखिए, मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, बहुत ज़्यादा, और सभी में मैंने सफलता प्राप्त की है। उसी अनुभव के आधार पे मैं आपको बता रही हूँ, और उसी अनुभव के आधार पे मैंने आप सभी के लिए ये पुस्तक लिखी है। परीक्षाएं देना मेरा शौक रहा है, और सभी परीक्षाओं को मैंने क्लियर भी किया है, ताकि मेरी जानकारी बढ़ती रहे, और इसी जानकारी को, बढ़ी हुई जानकारी को मैं आपके साथ बांट रही हूँ अपने इस पुस्तक के जरिए। आगे है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किसागों के व्यक्तित्व से मिलकर उपन्यास बनता है। सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। इसमें अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानी और किसागों के व्यक्तित्व से मिलकर एक उपन्यास बनता है। ये प्रश्न भी घुमा फिरा के आया हुआ है कि कौन सा उपन्यास जिसमें अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियों किसागों का वर्णन है। ये सूरज का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का उपन्यास है। हड़प्पा सभ्यता पर कन्हैयालाल ओझा ने संभवामी उपन्यास लिखा। कन्हैयालाल ओझा ने एक उपन्यास लिखा था संभवामी, और वो हड़प्पा सभ्यता पर आधारित उपन्यास है। काशीनाथ सिंह का उपन्यास अपना मोर्चा विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर आधारित है। विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में छात्रों की जो राजनीति होती है, विद्यार्थियों की जो राजनीति होती है, उसी पे आधारित है अपना मोर्चा, एक काशीनाथ सिंह जी का उपन्यास है। गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, ये कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी का। ये कथन है कि गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया है। किसने कहा था? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। आगे है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। किसने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? रामविलास शर्मा ने। ये भी कथन है, इस कथन को भी आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत ही खास है, हो सकता है आपकी परीक्षा में यही आ जाए। आगे है संजीव के उपन्यास सावधान नीचे आग है में कोयला खादान में काम करने वाले मजदूरों की त्रासदी का वर्णन है। संजीव ये उपन्यासकार है, इनका एक उपन्यास है सावधान नीचे आग है। इस उपन्यास में कोयला खादान में काम करने वाले मजदूरों की त्रासदी का वर्णन है। किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मजदूरों को कोयला खादान में काम करते हुए, उसी का वर्णन इस उपन्यास में सावधान नीचे आग है। किसका उपन्यास है ये? संजीव का उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ममता भगवती प्रसाद वाजपेयी का शिशु मनोविज्ञान पर आधारित एक पारिवारिक उपन्यास है। ममता कैसा उपन्यास है? शिशु मनोविज्ञान पर आधारित एक पारिवारिक उपन्यास है। और किसका है ये? भगवती प्रसाद वाजपेयी का। उपन्यास का नाम क्या है? ममता। ठीक है, कई प्रश्न बन गए हैं। उपन्यास का नाम क्या है? ममता। किसका है? भगवती प्रसाद वाजपेयी का। और क्या किसका वर्णन है इस उपन्यास में? ममता में शिशु मनोविज्ञान पर आधारित एक उपन्यास है जो पारिवारिक है। यशपाल ने काम वासना और गर्भ निरोधक उपायों पर क्यों फंसे उपन्यास लिखा। ठीक है, क्यों फंसे उपन्यास किसका है? यशपाल का है। और किसका वर्णन इसमें काम वासना और गर्भ निरोधक उपायों पर है। ठीक है, राही मासूम रजा का उपन्यास कटरा बियारजू
देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है। कटरा बी आरजू, ये उपन्यास राही मासूम रजा जी का है। और जब इमरजेंसी लगी थी, उसके जो दुखद परिणाम हुए थे, भयानक जो दौर से लोग गुजरे थे, उसी को केंद्र करके कटरा बी आरजू उपन्यास लिखा राही मासूम रजा जी ने। चित्रा मुदगल के उपन्यास आंवा का 8 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। चित्रा मुदगल ने उपन्यास लिखा था आंवा, और इसका 8 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा है इनका। और देखो 8 भाषा में अनुवाद होगा तो प्रसिद्धि तो मिलना जाहिर सी बात है। किसका उपन्यास है? चित्रा मुदगल का। महरूम निशा परवेज का सम्रागण उपन्यास उनके बेटे समर की स्मृति पर आधारित है। सम्रागण उपन्यास महरूम निशा परवेज का है। उनके बेटे की अकस्मात मृत्यु हो गई थी और उसी को केंद्र करके उसी पर आधारित है सम्रागण उपन्यास। शशि प्रभा शास्त्री के उपन्यास अमलतास में नारी के उत्पीड़न की कहानी है। अमलतास उपन्यास शशि प्रभा शास्त्री का है और इसमें नारी के उत्पीड़न की कहानी है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास बेकसी का मजार में 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह की बेकसी का चित्रण है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास है बेकसी का मजार। इसमें 1857 की जब क्रांति हुई थी, उसमें बहादुर शाह जफर, हिंदुस्तान के बादशाह बहादुर शाह जफर की जो बेबसी थी, जो मजबूरी थी, उसी का चित्रण इसमें किया है। वृंदावन लाल वर्मा के मृगनयनी उपन्यास में ग्वालियर राजा मान सिंह तोमर उनकी रानी मृगनयनी की कथा है। मृगनयनी उपन्यास किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का। और इसमें जो ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर थे, उनकी और उनकी रानी मृगनयनी की कथा है। याद रखिएगा कि मान सिंह तोमर कहाँ के राजा थे? ग्वालियर के राजा थे। ठीक है। और उसी वृंदावन लाल वर्मा जी ने उपन्यास लिखा था मृगनयनी। मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज की कथा राजनीतिक है। मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है महाभोज, उसकी कथा कैसी है? राजनीतिक है। महाभोज उपन्यास है मन्नू भंडारी का। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 में लिखी गई थी। ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम है। और ये कौन सी पत्रिका में लिखी गई थी? इंदु पत्रिका में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1938 ईस्वी में। कहानी एक पत्रिका है, पत्रिका का नाम है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। सजनवा इलाचंद्र जोशी की प्रथम कहानी। इलाचंद्र जोशी, इनकी प्रथम कहानी कौन सी है? सजनवा। आधा गांव राय मासूम रजा के उपन्यास में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक गंगोली गांव की कथा है। आधा गांव किसका उपन्यास है? राही मासूम रजा का उपन्यास है। और इसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगोली गांव की कथा है। याद रखिएगा कि आधा गांव में गंगोली गांव की कथा है। देखिए, आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। इस राग दरबारी में शिवपालगंज गांव की कहानी का चित्रण है। शिवपालगंज गांव का चित्रण है। ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि राही मासूम रजा का जो उपन्यास है राग दरबारी, उसमें शिवपालगंज गांव का चित्रण है। और आधा गांव, ये राही मासूम रजा का उपन्यास में, इसमें गंगोली गांव की कथा है। और ये दोनों ही प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं। थोड़ा कंफ्यूज वाले प्रश्न हैं कि दोनों में गांव का वर्णन है कि कौन से, जब हम विकल्प होंगे तो उसमें दोनों गांव का वर्णन विकल्प में होंगे कि गंगोली या शिवपालगंज या कुछ और गांव भी होंगे, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा गांव करें। तो शिवपालगंज किस में है? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। और आधा गांव किस में है? गंगोली गांव। गंगोली गांव का चित्रण किस में है? आधा गांव, जो राही मासूम रजा का उपन्यास है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला है अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस में फ्लैशबैक पत्ती का प्रयोग किया गया है। अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस का हंस, और इसमें फ्लैशबैक पत्ती का
वर्णन किया गया। फ्लैशबैक पद्धति होती क्या है? संपूर्ण घटना को, पीछे की घटना को स्मृति पटल पर लाके रचना करना, वो क्या होता है? फ्लैशबैक पद्धति, यानी कि पीछे की घटनाओं का चित्रण फ्लैशबैक पद्धति होता है। और ये मानस का हंस अमृतलाल अगर का उपन्यास है, इसी पद्धति पे लिखा गया, इसी पद्धति का प्रयोग करके लिखा गया है। कौमुदी में मुंशी प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी की कहानी है। कौमुदी, इसमें मुंशी प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी है, उन्हीं की कहानियां हैं। नई कहानी पत्रिका का प्रकाशन भैरव प्रसाद गुप्त ने 1960 में किया था। नई कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1960 में। किसने किया था? भैरव प्रसाद गुप्त ने नई कहानी पत्रिका। ठीक है, देखिए पत्रिका है, नई कहानी पत्रिका, इसका प्रकाशन भैरव प्रसाद गुप्त ने किया था 1960 में। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 में विशाल भारत पत्र में प्रकाशित। विशाल भारत पत्र जो कोलकाता से प्रकाशित होता था 1928 में निकला था, में इनकी कहानी जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल प्रकाशित हुई थी। जैनेन्द्र जी की प्रथम कहानी कौन सी थी? खेल। कब प्रकाशित हुई थी? 1928 में। और कौन से पत्र में? विशाल भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा गया है। ये प्रश्न भी आ चुका, किसकी कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा गया है? श्रीकांत वर्मा। ठीक है, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना गया है नवीन शोध के अनुसार। जो नवीन शोध हुए हैं, नवीनतम शोध हुए हैं, उसके आधार पे एक टोकरी भर मिट्टी जो माधवराव सप्रे की कहानी है, उसको प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। उससे पहले इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना गया था, लेकिन नवीनतम शोधों के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी जो माधवराव सप्रे की कहानी है, उसको हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। ये प्रश्न इस तरह से आएगा कि नवीन शोध के अनुसार किस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना गया है, तो उत्तर क्या होगा? एक टोकरी भर मिट्टी। नए कहानीकार हैं, नए कहानीकार कौन कौन है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इस बहुत ही खास है, कोई भी आ सकता है। निम्न में से नए कहानीकार कौन है? यदि हमें इनका नाम पता होगा तो हम बता पाएंगे, नहीं तो हमें तुक्का लगाना पड़ेगा। हो सकता है तुक्का हमारा गलत हो जाए, और हमें तुक्के पर आधारित नहीं रहना, तुक्के पर निर्भर नहीं रहना। नए कहानीकार है मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत, ज्ञान रंजन, निर्मल वर्मा, शेखर जोशी, ये सभी क्या है? नए कहानीकार हैं। आगे है डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम नई कहानी माना। देखिए विद्वानों ने अपने आधार पे रचनाओं को प्रथम माना है। उसी कड़ी में डॉक्टर नामवर सिंह ने परिंदे जो निर्मल वर्मा की कहानी है, इसको हिंदी की प्रथम नई कहानी माना है। कहानी आंदोलन के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल। कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद विमल। कहानी आंदोलन 1979 में चला था। ठीक है, कब चला था? 1979 में, और इसके प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद विमल। आगे बढ़ते हैं। सचेतन कहानी आंदोलन डॉक्टर महिप सिंह ने 1964 में आधार पत्रिका के माध्यम से चलाया। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? महिप सिंह। कब चलाया था यह आंदोलन? 1964 में, और आधार पत्रिका के माध्यम से चला था। 3-4 प्रश्न बन गए इसमें से। समानांतर कहानी आंदोलन 1972 में कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका के माध्यम से चलाया। देखिए कई कहानी आंदोलन हो गए। कहानी आंदोलन 1979 में गंगा प्रसाद विमल का है। दूसरा है सचेतन कहानी आंदोलन, ये महिप सिंह का है, 1964 में आधार पत्रिका के माध्यम से। तीसरा कहानी आंदोलन है समानांतर कहानी आंदोलन। ठीक है, कौन सा है? समानांतर कहानी आंदोलन, जो कमलेश्वर जी ने सारिका पत्रिका के माध्यम से 1972 में चलाया था। इन आंदोलन को आप नोट कर लीजिएगा। आगे है सचेतन कहानी आंदोलन, जिसके प्रवर्तक महिप सिंह थे, उसके जो कहानीकार हैं वो कौन कौन कहानीकार है? सचेतन कहानीकारों में कौन कौन है? लिख लीजिएगा। कमल जोशी, मधुकर सिंह, हिमांशु जोशी, वेद राही और योगेश गुप्त, ये क्या है? सचेतन कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। उग्र के चिंगारियां कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। उग्र जी का, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, इनका जो कहानी संग्रह है चिंगारियां,
इसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था क्रांतिकारी विचारों के कारण। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। ठीक है, इंदुमती मैंने बताया था कि हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना जाता है, इंदुमती को, जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। लेकिन नवीनतम शोधों के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, एक टोकरी भर मिट्टी, जो माधवराव स्प्रे की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की कड़ी यही समाप्त होती है। अगली कड़ी में और जानकारी लेके आएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए, आगे भी आपके लिए और जानकारी आती रहेंगे। अभी हम ये संक्षिप्त जानकारी कर रहे हैं, आगे बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएंगे आधुनिक काल से संबंधित, उनको भी अभी हम करेंगे। एक बार फिर से कहूँगी कि पुस्तक को आप एक बार पढ़िएगा अवश्य, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, वास्तविकता बता रही हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।